जय मां सरस्वती, जय श्री श्याम। विद्यार्थियों, कल अपने रक्त समूह के वंशागति के बारे में पढ़ा था। रक्त समूह के अंतिम टॉपिक के रूप में आरएच कारक को भी आज पढ़ते हैं। आरएच कारक का विशेष महत्व है। इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ सामान्य जानकारी का पता होना चाहिए कि जिस प्रकार हमारे रक्त में दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये एंटीजन ए और एंटीजन बी जो होते हैं आरबीसी की कोशिका कला पर होते हैं। आरबीसी की कोशिका कला पर होते हैं। उसी प्रकार आरएच एंटीजन भी आरबीसी की कोशिका कला पर पाया जाता है। आरबीसी की कोशिका कला पर पाया जाता है। आरएच कारक की खोज सर्वप्रथम 1940 में रिसस मेकाका नामक बंदर में की गई और इसकी खोज करने का श्रेय कोललैंड स्टीनर एवं विनर को जाता है। कोललैंड स्टीनर एवं विनर ने रिसस मेकाका के रक्त में एक अतिरिक्त एंटीजन को देखा। रिसस के नाम के आधार पर इसको आरएच कहते हैं। आरएच ग्लाइकोप्रोटीन प्रकृति की एंटीजन होती है। आरएच का उतना ही महत्व है जितना एबीओ रक्त समूह का है। इसलिए जब भी रक्त आधान करते समय, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय एबीओ समूह का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार आरएच कारक को भी ध्यान में रखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। आरएच भारत में आरएच एंटीजन के लगभग 93% लोग हैं, जबकि 7% लोग आरएच नेगेटिव वाले हैं। आरएच जिन व्यक्तियों के रक्त में उपस्थित होता है उसे आरएच पॉजिटिव या आरएच धनात्मक कहते हैं। आरएच धनात्मक कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के रक्त में आरएच नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव या आरएच ऋणात्मक कहते हैं। इसकी जांच ब्लड ग्रुप के साथ ही की जाती है और ब्लड डोनेशन के समय आरएच का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आरएच कारक के आधार पर मानव का ब्लड ग्रुप दो श्रेणियों में विभक्त हो जाता है, आरएच धनात्मक और आरएच ऋणात्मक। एबीओ रक्त समूह में जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये सभी आरएच धनात्मक वाले हैं। इसी प्रकार ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, एबी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये सभी आरएच ऋणात्मक वाले हैं। आरएच धनात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति अधिक पाए जाते हैं। आरएच ऋणात्मक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति कम पाए जाते हैं। आरएच एंटीजन के विरुद्ध हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता। अतः यदि किसी आरएच ऋणात्मक व्यक्ति को बार बार आरएच धनात्मक रक्त दिया जाता है तो उसके शरीर में आरएच धनात्मक के कारण आरएच
एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण एक समान प्रतिजन एवं एक समान प्रतिरक्षी बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को आइसो इम्यूनोनाइजेशन कहते हैं। आइसोइम्यूनाइजेशन कहते हैं। RH का गर्भवती महिला के शरीर में पल रहे बच्चे पर भी विपरीत असर पड़ता है। यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से होती है तो गर्भवती महिला के शरीर में RH पॉजिटिव शिशु का विकास होता है और RH पॉजिटिव शिशु से ये प्रतिजन माता के रक्त में पहुंच जाता है, जिसके कारण माता के रक्त में धनात्मक RH एंटीजन के कारण प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। प्रारंभ में तो ये प्रतिरक्षी धीमी गति से बनती हैं, लेकिन प्रथम संतान के जन्म के बाद द्वितीय बार गर्भ धारण करते समय ये प्रतिरक्षी द्वितीय संतान की गर्भ के अंदर ही मृत्यु कर सकती है, क्योंकि द्वितीय संतान के रक्ताणु का लयन हो जाता है, जिसके कारण नवजात शिशु के शरीर में रक्त की कमी आ जाती है और नवजात शिशु पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित हो जाता है। इस शिशु को रिसस शिशु भी कहते हैं। इस शिशु में उत्पन्न यह विकृति इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस भी कहलाती है। इरिथ्रोब्लास्टोपिटेलिस रोग कहते हैं, जो कि घातक रोग है। इस रोग का निवारण नवजात शिशु के संपूर्ण रक्त को बदल दिया जाए अथवा प्रथम बार गर्भ धारण करने के बाद उत्पन्न संतान के 72 घंटे बाद महिला RH नेगेटिव महिला को RH बॉडी इंट्रावेनस का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए, जिससे RH पॉजिटिव के विरोध में महिला के शरीर में बनी हुई प्रतिरक्षी निष्क्रिय हो जाए और द्वितीय बार गर्भ धारण करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और ना ही द्वितीय संतान को कोई नुकसान न हो। RH के महत्व को हम इस प्रकार समझा सकते हैं। पिता यदि RH पॉजिटिव रक्त समूह वाला है और माता यदि RH नेगेटिव रक्त समूह वाली है, तो उन दोनों से उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो RH पॉजिटिव होगी, क्योंकि पिता के RH पॉजिटिव एंटीजन
शिशु में आते हैं और इस शिशु से RH पॉजिटिव एंटीजन अपरा के माध्यम से मां के रक्त में चले जाते हैं और मां के रक्त में RH पॉजिटिव पहुंचने के बाद RH नेगेटिव एंटीजन RH नेगेटिव प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, जिसके कारण ये प्रतिरक्षी प्रारंभ में तो बहुत कम मात्रा में बनती है और प्रथम संतान तो सामान्य प्राप्त होती है, लेकिन द्वितीय अवस्था के दौरान ये प्रतिरक्षी द्वितीय संतान की RBC का लयन कर देती है, जिसके कारण द्वितीय संतान में रक्त की कमी आ जाती है और रक्त की कमी के कारण ऐसे शिशु पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं और साथ में एनीमिया रोग भी हो जाता है और गंभीर अवस्था में ये शिशु इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे शिशुओं को रिसस शिशु कहते हैं और इन शिशु की मृत्यु हो सकती है। ऐसे शिशु को स्वस्थ रक्त को आधान करके ही बचाया जा सकता है और ऐसी महिलाएं जो RH नेगेटिव रक्त युक्त हैं, उन महिलाओं को प्रथम संतान के प्रसव के बाद 72 घंटे के अंदर RH नेगेटिव बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए, जिससे द्वितीय बार गर्भ धारण के समय RH नेगेटिव प्रतिरक्षी निष्क्रिय हो जाए और द्वितीय संतान को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि RH पॉजिटिव धनात्मक पुरुष की शादी RH नेगेटिव महिला से होती है तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान पर RH कारक का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न में हमने जैसा कि अभी पढ़ा है, प्रथम संतान RH पॉजिटिव होते हुए भी सामान्य प्राप्त होती है, क्योंकि प्रथम संतान के शरीर पर RH नेगेटिव प्रतिरक्षी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि द्वितीय संतान पर पड़ता है। इस RH कारक के कारण द्वितीय संतान में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस रोग हो जाता है। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षा में दूसरे क्वेश्चन भी इस प्रकार के आते हैं कि यदि एक दंपति RH कारक के अयोग्यता के कारण चिंतित है और द्वितीय बार गर्भ धारण करने में विलंब कर रही है, तो ऐसा क्यों है। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि RH पॉजिटिव पुरुष के एंटीजन नवजात शिशु में आते हैं और नवजात शिशु भी RH पॉजिटिव होता है, लेकिन RH पॉजिटिव की खुद की तो कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षी होती नहीं है, लेकिन RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में जाकर के प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया को प्रेरित कर देता है, जिसके कारण उस
एंटीजन के विरोध में नेगेटिव व्यक्ति के रक्त में प्रतिरक्षी बन जाती है और वो प्रतिरक्षी प्रथम बार तो अल्प मात्रा में बनती है, लेकिन द्वितीय बार या पहले बनी हुई प्रतिरक्षी द्वितीय संतान के ऊपर घातक प्रभाव डालती है, जिसके कारण द्वितीय संतान की समस्त आरबीसी का लयन हो जाता है। सारी आरबीसी से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाती है और आरबीसी इकट्ठी होकर के समूहन की क्रिया कर लेती है और ऐसे नवजात शिशु के शरीर में रक्त की कमी आ जाती है और ऐसे शिशु की मृत्यु हो जाती है। जैसा कि प्रश्न में बताया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को नवजात शिशु की हीमोलाइटिक बीमारी भी कहा जाता है। इसको हीमोलाइटिक बीमारी भी कहते हैं क्योंकि आरबीसी नष्ट हो जाती है, जो कि अक्सर डैश डैश माता जिनमें गर्भस्थ शिशु होते हैं। तो RH नेगेटिव जो रक्त समूह वाली जो माता है, RH नेगेटिव जो रक्त समूह वाली माता है, उनके गर्भ में RH पॉजिटिव शिशु का जब विकास होता है तो ऐसी स्थिति में गर्भस्थ शिशु को ये रोग होता है और इस रोग का नाम हेमोलाइटिक बीमारी भी कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। निम्न में से कौन सी शादी संभव नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है RH पॉजिटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, ये शादी संभव है। RH नेगेटिव पुरुष, RH नेगेटिव महिला, ये भी संभव है। RH नेगेटिव पुरुष, RH पॉजिटिव महिला, ये भी संभव है। लेकिन RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला ये शादी संभव नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता है तो उनकी प्रथम संतान के अलावा द्वितीय संतान में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग होने की प्रबल संभावना होती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग की स्थिति में RH नेगेटिव महिला को प्रथम प्रसव के बाद कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए? तो हमने इससे पहले पढ़ा था, उस इंजेक्शन का नाम है एंटी RH बॉडी इंट्रावेनस टीका। इसको लगाया जाना चाहिए जिससे द्वितीय संतान के गर्भावस्था में ये रोग उत्पन्न न हो सके और वो भी सामान्य उत्पन्न हो। और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला से उत्पन्न द्वितीय संतान को किस नाम से जाना जाता है? RH पॉजिटिव पुरुष एवं RH नेगेटिव महिला से उत्पन्न
द्वितीय संतान को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। तो इसका उत्तर रीसस शिशु, रीसस शिशु कहलाता है। तो इस प्रकार के कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों को सावधानी पूर्वक अपने कर सकते हैं। इसी प्रकार RH कारक के खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम भी पूछ सकते हैं कि RH कारक के खोजकर्ता वैज्ञानिक कौन है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, कोललैंड, स्टीनर और वीनर दोनों ने संयुक्त रूप से इस कारक की खोज की थी। कोललैंड, स्टीनर एवं वीनर, स्टीनर एवं वीनर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं।